होटल के दरवाजे पर खड़ी प्रिया की आंखें बरसने के लिए तैयार थी और उनका बरसना वाजिब भी आता था क्योंकि आज थी प्रिया की विदाई। होटल के दरवाजे पर खड़ी प्रिया असमंजस में थी। अरे नहीं नहीं, नए घर में क्या होगा कैसे होगा, इस असमंजस में नहीं, यहाँ बात कुछ और थी। इतना मारपीट कर मम्मी ने बड़ा किया है कि रोना भी नहीं आ रहा। ऊपर से लड़का भी अच्छा है तो रोकर मैं अपना शगुन खराब नहीं करना चाहती। पर ये अरेंज मैरिज है, अगर रोऊंगी नहीं तो सभी को लगेगा मुझे अपने मायके वालों से प्यार नहीं है और यही बहाना लेकर मेरी सास आगे जाकर मुझे मायके नहीं आने देगी कि बहू जिनके लिए तो 2 आंसू नहीं रोई थी उनके यहाँ जाकर करेगी क्या। प्रिया ये सोच रही थी कि उसकी माँ रोते हुए उसके गले लग जाती है। रो क्यों नहीं रही है तू? अरे ये लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज हो रही है तेरी, जरा 2 आंसू रो ले वरना लोग क्या सोचेंगे। तेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने तुझे धोखा दिया होता ना तो आज मुझे तुझे रोने पर मजबूर नहीं करना पड़ता बेटा, पर अब क्या करेगी। दस्तूर है, जरा सा रो ले, यहाँ छोड़ गाड़ी में बैठकर रो लेना। हाँ। प्रिया नजरें नीची कर अपने घर वालों के लग कर कार में जाकर बैठ जाती है और सभी को देखते ही रोने लगती है। दीदी। तभी प्रिया की छोटी बहन निशा खिड़की से अपनी बहन के गले लग जाती है। कैमरामैन फोटो ले रहा है, तुम रोती जा रही हो। पूरे 30,000 दिए पापा ने मेकअप आर्टिस्ट को, तब जाकर तुम्हारा मेकअप हुआ है। लड़के वालों ने 7 लाख रुपए नकद लिए और तुम रोकर अपना मेकअप खराब कर रही हो। अरे भाई, जिंदगी भर इन्हीं फोटोज को देखना है और तुम बुरी दिखोगी तो आगे जाकर तुम्हारी सास भी तुम्हें ताने देगी। रो मत बहन, इन्हें जाकर रुलाना। अरे यार, ये तो हद है। अरेंज मैरिज नहीं होगी, कौन बनेगा करोड़पति का सवाल हो गया। जिसके चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, कोई कुछ और करने को कह रहा है, कोई कुछ और करने को कह रहा है और सभी का कहना सही भी लग रहा है। और कई सारी हिदायतों और नसीहतों के साथ रेणु अपनी बेटी को विदा करती है और विदा होकर प्रिया पहुंच जाती है उमा भवन। चलिए प्रिया जी अंदर। जी ऐसे अंदर नहीं जाते, मम्मी जी दरवाजे की चौखट पर कलश रखेंगी, उसे मैं पैर मारकर गिराऊंगी, तब जाकर अंदर जाऊंगी ना। और प्रिया की बातें सुनकर वहाँ खड़ी सारी औरतें ज़ोर से हंसने लगती है। अरे बहू, तू तो पक्की टीवी सीरियल की फ़ैन लगती है, तेरे साथ ना मेरी बड़ी जमेगी। मैं लड़की की ताई हूँ और अनुपमा की फ़ैन। बहू, ये कलश गिराने की रस्म सभी के घरों में नहीं होती, शायद कहीं होती होगी तो पता नहीं, मैंने तो अपने जीवन में कहीं नहीं देखी सिवाय टीवी सीरियलों के। तो ऐसे ही अंदर आ जा, बस पहले बाया पैर आगे रखना, माँ लक्ष्मी लड़की के बाएं अंग में होती है ना। हे राम, सब हंस रहे मुझ पर। कलश वाली बात बोली क्यों मैंने? सीधा सीधा अंदर चले जाना चाहिए था। कितनी प्रैक्टिस करके आई थी कलश गिराने की, पर यहाँ तो वो रस्म ही नहीं होती है। एक तो नया घर, नए लोग, प्रिया किसी को कुछ कह नहीं सकती थी, वहीं खुद में ही खुद से बातें किए जा रही थी कि कुछ देर बाद उसकी ननद उसके पास आती है। और आपका कमरा भाभी, आज आपकी सुहागरात है, जो मन हो भैया से मांग लीजिएगा। कहते हैं कि आज के दिन पति अपनी पत्नी को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाता। ये कहकर नेहा दूध का ग्लास बिस्तर के पास रखकर कमरे से बाहर चली जाती है। क्या मांगूं, मुझे तो फिलहाल भूख लग रही है, मन कर रहा है खाना मांग लूँ, पर अगर ऐसे सुहागरात पर खाना मांग लूँगी तो और नहीं लगेगा? ऑब्वियसली लगेगा। प्रिया ये सोचेंगे एक बार में ही ज़्यादा खुल रही है, ऊपर से ये पेट गुड़ गुड़ किए जा रहा है, बाहर तक आवाज़ आ रही है। छी छी, कहीं प्रज्वल जी एम्बेरस ना हो जाए। गैस की गोली खा लेती हूँ, यही सही रहेगा। और प्रिया गैस की गोली खाकर धीरे से कमरे में रोमांटिक सॉन्ग बजा देती है और घूंघट ओढ़कर बिस्तर पर बैठ जाती है। और फिर आता है बाथरूम के बाहर प्रज्वल। हेलो। इजी इजी, मैं हूँ। आप यहीं थे? ओह हाँ, वो शादी का घर है ना, कोई भी किसी भी वॉशरूम को यूज़ कर लेता है, किसी को मना तो नहीं कर सकता था मैं। सो बाथरूम बड़ा गंदा पड़ा था, उसे ही क्लीन कर रहा था। मैं नहीं चाहता कि आपको गंदा वॉशरूम यूज़ करना पड़े। हे भगवान, ये अंदर वॉशरूम में ही थे? कहीं इन्होंने मेरी बातें तो नहीं सुन ली होगी। और आपको ये घूंघट लेकर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप भी थक गई होंगी, आराम से सो जाइए। सो जाऊं? हाँ। अच्छा। और आराम से एसी को अपने हिसाब से सेट कर नाइट बल्ब ऑन करके प्रज्वल भी सो जाता है। ये लो, क्या सोचा था और क्या निकला। बेकार में मैंने म्यूज़िक बजा दिया, चली गई ना इज्जत प्रज्वल के सामने।
वो क्या सोच रहे होंगे कि मेरे दिमाग में यही सब चलता है क्या। बहन तुझे क्या जरूरत थी रोमांटिक गाना बजाने की, शर्मा गया ना लड़का। प्रिया सोने की बहुत कोशिश करती है पर उसे नींद नहीं आती क्योंकि उसे अंधेरे में सोने की आदत थी। अरे यार ये तो हद है, मैं कहाँ हिरनी जैसी और ये कहाँ हाथी जैसा, उसके बाद भी इसे लाइट की ज़रूरत पड़ती है। मैं तो बगल में सो रही हूँ, कौन सा भूत इसे पकड़ लेगा। पता नहीं क्यों लाइट ऑन कर रखी है, ये लाल बत्ती सर पर जलती रहेगी तो नींद कहाँ आएगी मुझे। लाइट बंद कर दूँ क्या? कर देती हूँ और कह दूंगी लाइट चली गई है। गुड, ये सही है प्रिया। और जैसे ही प्रिया लाइट्स ऑफ करती है प्रज्वल उठ जाता है। ओह ये लाइट कैसे ऑफ हो गई, बिना लाइट के नींद नहीं आती मुझे। वो अच्छा, वो आपने ऑन की थी क्या? मुझे लगा गलती से ऑन रह गई है। आप ऑन कर लीजिए, कोई बात नहीं, मैं मुंह ढककर सो जाऊंगी और क्या। प्रिया मुंह ढककर सोने की कोशिश तो करती है पर उसे नींद ही नहीं आती। और आए भी कैसे? 26 साल तक अगर आप एक ही बिस्तर पर सोए हो और अचानक ही एक रात आपके बिस्तर को बदल दिया जाए तो नींद कैसे आए? ऐसे तो मेरे सर में दर्द हो जाएगा। इतने भारी भरकम मोटे तकिए कौन यूज़ करता है? प्रज्वल ने तो सर के नीचे 2-2 तकिया लगा के रखा है, बाजू में एक तकिया, पैर के नीचे अलग तकिया। कितने अलग हैं हम। क्यों करनी थी मुझे अरेंज मैरिज? उफ, 3 तो यहीं बच गए, क्या करूं। सोफे वाला कुशन ले आती हूँ, वो इस मोटे तकिए से तो पतला ही होगा। और प्रिया अपने कमरे से बाहर हॉल में जाती है जहाँ इत्तेफाक से उसे ताई जी देख लेती हैं। क्या बात है बहू, अपनी सुहाग रात में कमरे से बाहर आकर बैठी हुई है। सब ठीक तो है ना? कोई बात हो गई क्या? वो आजकल के बच्चों का समझ में नहीं आता, पहली मुलाकात में कोई लड़ कैसे सकता है। अरे नहीं नहीं ताई जी, आप गलत समझ रही हैं। वो क्या है ना, कमरे में मच्छर बहुत है तो मैं बस मॉर्टिन लेने आई थी। पर आप इतनी रात गए? अरे बेटा, वो शादी का खाना बड़ा भारी हो गया था, सीने में जलन मच रही है, इसलिए सोचा ज़रा टहल लूँ। तो जा कमरे में जा, सुहाग रात में ना पति को ऐसे अकेला नहीं छोड़ते। और पति जो मुझे छोड़कर सो गया उसका क्या? और बिना कुशन लिए प्रिया को अपने कमरे में जाना पड़ता है। इसी तरह जैसे तैसे रात गुजर जाती है। ये घर तो प्रज्वल का था, इसके कोने कोने से वो वाकिफ था। अगली सुबह वो आराम से उठकर फ्रेश होकर हॉल में मेहमानों को ड्रॉप करने की तैयारी भी शुरू कर देता है। पर मुसीबत तो प्रिया के लिए आ गई थी। सत्यानाश, मैं तो अपना ब्रश लाना ही भूल गई। क्या ज़रूरत थी मुझे अरेंज मैरिज करने की। अगर उस दिन रोहन ने मुझे धोखा नहीं दिया होता ना तो आज मुझे ये अरेंज मैरिज नहीं करनी पड़ती। ब्रश भी नहीं है, अब इनसे लाने को कहूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। और घर की नई बहू सुबह उठते ही मार्केट चली जाए ये भी ठीक नहीं लगता। उंगली से ही कर लेती हूँ ब्रश, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। प्रिया वॉशरूम में टूथपेस्ट लेने जाती है पर वो टूथपेस्ट भी वो नहीं था जो प्रिया यूज़ करती थी। चिढ़कर प्रिया लगाती है अपनी मम्मी को कॉल। क्या अच्छी किस्मत फोड़ी है मम्मी तुमने मेरी। लाल दंत पंजन यूज़ करते हैं यहाँ सब, वो भी पाउडर। वो तो अच्छा है कि मैं अपना ब्रश लेकर नहीं आई, क्योंकि पाउडर के लिए ब्रश की क्या ज़रूरत। ये देख कर आए थे क्या तुम लोग? पापा को ढंग से पता तो करना चाहिए था, बस प्रॉपर्टी देख ली, रहन सहन तो देखते। हाँ अब तो तू बोलेगी मम्मी इनका टॉयलेट इंडियन नहीं है वेस्टर्न है, तो क्या मैं बाथरूम खोल कर बैठ कर देखती क्या? अब मुझे क्या पता बेटा, ये लोग दूसरा पेस्ट यूज़ करते हैं और इन छोटी छोटी चीज़ों में ना एडजस्ट करना ही पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ें, ये प्रॉब्लम कहाँ से तुम्हें छोटी लग रही है मम्मी? एक तो प्रज्वल लाइट्स ऑन करके सोते हैं, ऊपर से इतने मोटे तकिए इनके कमरों में, मेरी तो गर्दन अकड़ गई। पूरी रात मैं सो नहीं पाई। अभी ये सूजी हुई आंखों से मुंह दिखाई की रस्म करूंगी मैं। मेरा कमरा कितना प्यारा था, मुझे निशा से लड़ लड़ कर उसे बचा कर रखना पड़ता था। आज देखो चला गया ना आज से। ऊपर से रात से मुझे भूख लग रही है, इतनी चिड़न हो रही है, क्या करूं मैं? तो ब्रेकअप करने के बाद तुम्हें ही तो करनी थी ना अरेंज मैरिज। अब भुगतो दीदी, अब तो तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी पूरी अलमारी, तुम्हारा बिस्तर सब मेरा हुआ। बेचारी प्रिया, अब तो शादी हो चुकी थी, अब तो उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। और ये सिर्फ प्रिया की प्रॉब्लम नहीं है, उस हर लड़की की है जिसे एक नए घर में जाना पड़ता है। इसी तरह नहा धोकर प्रिया तैयार होकर कमरे से बाहर आती है। आ गई बहू तू? अरे नेहा, अपनी भाभी को कुछ चाय वाय दे। थैंक गॉड किसी ने तो खाने की बात की। हाँ भाभी, मैं तो कब से कमरे से बाहर आने का वेट कर रही थी आपका। कॉफ़ी बना कर रखी है, अभी लेकर आती हूँ। आपको भी कॉफ़ी पसंद है? मुझे भी। नेहा एक बड़े से कॉफ़ी मग में अपनी भाभी के लिए कॉफ़ी लेकर आती है, जिसे देखकर फाइनली प्रिया को लगता है उसके ससुराल में कुछ तो है जो उसकी पसंद का है।
और बताओ बेटा, रात को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं मम्मी जी। अरे बिल्कुल हुई उमा, बेचारी को मच्छर काट रहे थे। मच्छर? पर मेरे कमरे में तो मच्छर है ही नहीं। अरे तू चुप कर, तुझे क्या पता, मोटी चमड़ी है तेरी, बहू को काटा होगा, तभी ने बेचारी मॉर्टिन ढूंढ रही थी। इसी तरह बातों बातों में 11 बज जाते हैं। तब जाकर आता है नाश्ता। 9 बजे खाने वाली लड़की को 11 बजे खाना मिल रहा है। अब क्या ही खाऊं मैं? भूख से पहले ही हेडेक शुरू हो चुका है। अब अगर एक दाना भी खाया तो वो तो बाहर ही निकल जाएगा। भाभी अब तो कुछ ले ही नहीं रही। अरे शर्मा रही होगी बेटा, नए घर में सबसे ज़्यादा शर्म खाने में ही आती है, क्यों भाई? ऐसा क्या? पर आप तो पहले ही दिन से 6 रोटियां खा रही थी, वो भी बिना शर्माए। शर्मा तो मेरा भाई था। खैर बहू, तुम शर्माओ मत। मुझसे शर्मा रही हो तो मैं कमरे में जाकर खा लेता हूँ। अरे नहीं नहीं पापा जी, वो मुझे ना भूख नहीं लग रही। प्रिया के सर में तो बहुत ज़ोरों का दर्द चढ़ गया था, इसलिए सभी के खाने के बाद वो अपनी ननद के पास जाती है और उससे लेती है एक सर दर्द की टैबलेट और उस टैबलेट को खा लेती है। पर बदकिस्मती से कमरे के बाहर खड़ी उसकी ताई सास उसे दवाई खाता देख लेती है। बहू के घर वालों ने तो बताया था बहू को कोई बीमारी नहीं है, तो फिर ये किस चीज़ की दवाइयाँ लेती है? इसी तरह कुछ घंटे और बीतते हैं और बज जाते हैं दोपहर के 3। जैसे ही यहाँ घड़ी में 3 बजते हैं, वहाँ प्रिया की आंखों में नींद घुलने लगती है। यहाँ कोई दोपहर में सोता भी नहीं है। अब इनके चक्कर में मैं भी उठकर बैठी रहूँगी तो पक्का मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसे में क्या ही मैं हनीमून की पैकिंग करूँगी, 1 घंटा सो ही जाती हूँ। और प्रिया हमेशा की तरह अपने दोपहर के सोने के वक्त पर एक नैप ले लेती है और फिर बजती है दरवाजे की घंटी। अरे लीला तू? हाँ, मैं कुंभ नहाने चली गई थी, फिर बनारस अयोध्या ट्रिप करने में दिन निकल गए। बस अभी 5 मिनट पहले घर में घुसी हूँ और सीधा तेरे घर नई बहू को देखने आ गई। आज नई बहू की मुँह दिखाई थी ना, कहाँ है वो? अरे बहू तो अपने कमरे में सो रही है लीला। ऐसे कैसे सो रही है? ससुराल में पहले दिन तो सोने वाली लड़कियां भी जगी रहती हैं और बहू सो रही है। बहू के आने के 2 दिन तक मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। इतनी तो आंखों की शर्म रखनी चाहिए थी बहू को। 2 दिन बाद तो फिर वो हनीमून निकल जाएगी, तब फिर कौन ही आएगा उससे मिलने? अरे नहीं नहीं लाली, वो बात नहीं। बहू के घर में सोते होंगे दोपहर को, अब हम नहीं सोते तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि किसी के घर में दोपहर में सोने के नियम ना हो। और ये तो अच्छी बात है ना, बेचारी शादी की थकी हारी है, कल रात भी नींद आई होगी कि नहीं किसे पता। नहीं नहीं उमा, लाली ठीक कह रही है, मुझे तो कोई और ही बात लग रही है। अभी कुछ देर पहले ना बहू दवाई खा रही थी और अभी सो रही है। क्या सुषमा, क्या बताया तूने? दवाई खा रही थी? अरे कहीं गर्भ निरोध की दवाई तो नहीं खा रही? आजकल की लड़कियां ना बच्चा चाहती नहीं है। हे राम, उमा जा देख, पहली रात का बच्चा अगर गिराने का बहू सोच रही है तो पाप लगेगा उसे। आप में से अगर कोई फ्लैट में रहता हो तो उसे ये बात अच्छी तरह पता होगी कि हॉल में अगर कोई बात करे तो कमरे में कितनी आसानी से आवाज़ चली जाती है। पड़ोसन लीला की आवाज़ को प्रिया के कानों में जाने से देर नहीं लगती और वो कमरे से बाहर आ जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है आंटी जी, वो क्या है कि मेरे सर में दर्द हो रहा था तो मैंने सर दर्द की दवाई ली थी और दवाई को असर करने के लिए शरीर को रेस्ट मिलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने सोचा 10 मिनट कमर सीधी कर लेती हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेहमानों से मिलने में। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। प्रिया बड़ी ही शालीनता से अपनी पड़ोसन के सामने इस बात को रखती है जिससे उसकी सास और ताई सास के मन से भी शक दूर हो जाए। पर प्रिया फिर भी खुश नहीं दिख रही थी। वो रसोई में जाती है। लगता है बहू ने हमारी बात सुन ली। तुझे इतने ज़ोर ज़ोर से बोलने की क्या ज़रूरत थी? लीला, बहू की आंखें नहीं देखी? मुझे तो लगा अभी रो पड़ेगी बेचारी। जैसे जैसे शाम ढलती जा रही थी, प्रिया का अकेलापन बढ़ता जा रहा था और फिर आती है उसके पास उमा और सुषमा। तो कुछ भूल नहीं रही है बहू? हाँ मम्मी जी, वो बड़ों के हाथ में लिफाफा रखने के लिए दिया था मम्मी ने, मैं देना भूल गई, मैं अभी लेकर आती हूँ। लिफाफा, काम, घूंघट, इन चीज़ों से बाहर आ बहू। तेरी मुस्कुराहट की बात कर रही हूँ मैं। मुस्कुराना भूल गई है बेटा तू। क्या बात है बता? लगता है मेरी बात बुरी लग गई। वो क्या है ना बहू, मैं कुछ भी बोलती हूँ, मेरी बातों पर ध्यान मत दिया कर। नहीं नहीं ताई जी, बड़ों की बात का मैं वैसे भी बुरा नहीं मानती। एक्चुअली बात यह है कि नया घर है ना, तो एडजस्ट करने में ज़रा दिक्कत हो रही है मुझे।
प्रज्वल जी बहुत मोटा तकिया इस्तेमाल करते हैं और मुझे पतला तकिया इस्तेमाल करने की आदत है, इसलिए मैं रात भर सो नहीं पाई और सुबह नाश्ते में देरी हो गई, इसलिए मेरे सर में दर्द हो गया और वही इरिटेशन मेरे चेहरे पर आप सबको दिख रही थी। अरे रे बहू, तो तुझे बताना चाहिए था ना, मुझे तो खुद स्पॉन्डिलाइटिस है। प्रज्वल के पापा को भी ना मोटा तकिया इस्तेमाल करने की आदत है, जिस कारण मेरे गर्दन में भी बीमारी होगी। मैं तो अब खुद पतला तकिया इस्तेमाल करती हूँ। और कोई तकलीफ हो तो बता। तू तो फिर भी बहुत सयानी है बहू, जो खुद साड़ी पहनकर कमरे से बाहर आई, वरना मेरे ससुराल के पहले दिन मेरी सास ने मुझे साड़ी पहनाई थी। बिल्कुल सही कह रही है तेरी सास बहू। ये 1-2 दिन के बाद तू साड़ी पहनना छोड़ सकती है, हमारे घर पर है ही कौन देखने के लिए। और हाँ, तुझे अगर जल्दी भूख लगती है तो तू जल्दी खाना खा लिया कर। जल्दी खाना खाना तो सेहत के लिए अच्छा होता है, पर तेरे ससुराल वाले समझे तब तो मैं तो चीख चीख कर हार गई। पर इन सबको देर से ही खाना होता है। अब तू और नेहा जल्दी खाना बना लेना तो मुझे भी खाना जल्दी मिल जाएगा, बड़ी भूख लगती है मुझे। लीला आंटी ने जो बातें बोली उससे आप लोग मुझसे नाराज़ नहीं है मम्मी जी? अरे भाई, नींद आएगी तो इंसान सोएगा ही ना। और वो लीला क्या कह रही थी, वो तो खुद खर्राटे मारती रहती है सुबह 10 बजे तक, और उसके बाद दोपहर में सो जाती है। पड़ोसियों से रिश्ता तो रखना ही पड़ता है ना बहू, और उसके फ़ायदे भी हैं। उनसे मिलते हैं मसाले, कुछ दिनों बाद तुझे भी इन चटपटे मसालों में मज़ा आने लगेगा। तो दिल दुखाने वाली बातें एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दे। और वो शगुन के लिफाफे जो तेरी माँ ने दिए थे ना, दूर दूर के रिश्तेदारों को देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने पास रख ले, चाट पुछ के खा लेना। अरे वाह, अरेंज मैरिज इतनी भी बुरी नहीं है। बहू पर लगाम? ये क्या है? अरे बहू कोई घोड़ा तो है नहीं जो उस पर लगाम लगे। तो फिर अब हम सब यही बता देंगे तो कहानी क्या कहेगी जी? चलिए कहानी सुनते हैं। अरे बहू लाने वाली हो, लेकिन वो गलती ना कर देना जो मैंने करी। अरे मैंने तो बहू को बेटी समझने की गलती ही कर दी, और आज देखो कैसे सर पर चढ़कर नाच रही है। सही बोल रही है ये। अरे बहुओं को डे 1 से ऐसे रखो कि भाई तू आ गई है तो ठीक है, लेकिन यहाँ फैलने की जरूरत ना है, क्योंकि ये अपुन का एरिया है। क्यों? हाँ हाँ, सही बोल रही है। ये बहुओं को प्यार से बात करो ना तो सर पर चढ़कर नाचती हैं। अब मेरी वाली को ही देख लो, बेटी माना था बेटी। तो ये कहानी है विमला की, जिसकी इकलौते बेटे की शादी होने वाली है। लेकिन शादी के पहले उसे कैसी कैसी सलाह मिल रही है, देख रहे हैं ना आप। विमला बहन सबकी सुन रही थी, लेकिन यहाँ तो सब समस्या ही डिस्कस कर रही हैं, समाधान की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तभी एक समझदार सी बुढ़िया आती है और कहती है, देखो, बहू पर लगाम लगा कर रखना है तो सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है। सभी बुढ़िया की ओर उम्मीद से देखने लगते हैं कि अब मिल गया बहू पर लगाम लगाने का तरीका। देखो, साफ सीधी बात है, अगर बहू को लगाम में रखना है तो वो बिल्कुल मत करो जो वो चाहती है। ऐसे में 10 में 1 बार तुम उसके मन की करोगी तो उसे कदर होगी, सर पर चढ़ाओगी तो फिसल जाएगी, समझी? विमला को समझ में आ जाता है कि बहू को लगाम में कैसे रखना है। फिर क्या, आ जाती है विमला की बहू। बहू अपनी माँ से कहती है, माँ बड़ा अच्छा घर देखा है तूने मेरे लिए, बस माँ और बेटा, छोटा सा परिवार। बेटा छोटा परिवार है, तुझे ज्यादा लोगों को खुश रखने की जरूरत नहीं है, बस एक ही सास है, उसकी हर बात मानना और जैसे मेरी सेवा करती थी वैसे ही सेवा करना। हाँ माँ बिल्कुल, वो तो वैसे भी बहुत अच्छी लग रही हैं। पता है मुझे अपनी सबसे महंगी साड़ी और जेवर एक बार में दे दिए। माँ भी बेटी के संस्कार जानकर खुश होती है। अच्छा माँ, चलती हूँ, उनके पास जाकर बैठ जाती हूँ, पता तो चले कैसी हैं वो। बहू सास के पास जाती है और पैरों के पास बैठ जाती है। माँ जी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बता दीजिएगा। हाँ हाँ, तुझे ही बताऊंगी ना, मैंने कौन सा यहाँ नौकरानी पाल रखी है। अब जा मेरे लिए चाय लेकर आ।
बहू को सास से यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो तो सास को माँ का दर्जा दे रही थी, लेकिन सास ने तो सीधा नौकरानी से तुलना कर दी। सही सुना था मैंने ये सासों के बारे में। पता नहीं किस मिट्टी की बनी होती है। शांति पसंद ही नहीं लगता इन लोगों को। अब बताओ, अच्छे से बोल रही हूँ मम्मी जी, तो ये मुझे नौकरानी बना रही है। तभी सास की आवाज आती है, बहू पगला गई हो क्या? अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो? चाय बोली, वो भी अभी तक दी नहीं। ला रही हूँ माँ जी। अब चाय बनाने में वक्त तो लगता है ना। मैंने कौन सा चाय पत्ती और चीनी को उबाल कर रखा था। हाय रे, बहू के मुंह से इतनी बात सुनकर सास के तो पैरों तले जमीन हिल जाती है। आय हाय, क्या जबान चला रही है? अरे माँ ने कुछ सिखाया नहीं क्या? माँ ने तो सिखाया था माँ जी, पर क्या करे। लगता है आपको घर का कुछ और ही माहौल पसंद है। ज्यादा बोल मत, समझी? जबान खींच लूंगी। फोन की तार नहीं है मेरी जबान जो खींच लेंगी आप। बहू सास को चाय ला कर देती है और अपनी चाय लेकर कमरे में चली जाती है। पता नहीं कैसी औरत है। सोचा था कि साथ बैठकर चाय पीऊंगी, लेकिन कमरे में अकेले बैठकर पीनी पड़ रही है चाय। बड़ी आई। अरे तमीज ही नहीं है। अब आप लोग ही बताइए, कोई कैसे ऐसी बहुओं से प्यार जताए? माए तो इनकी मायके से ही सास बुरी बला है सिखाकर भेजती हैं। वही बहू अब अपने काम से काम का मतलब रखने लगी और सास बहू पर पूरा अत्याचार। बहू देख, ये सूट वूट यहाँ नहीं चलेगा। ये मेरा घर है, तेरे मायके का आंगन नहीं जो तू सूट पहनकर फुदके। और हाँ, सर पर पल्ला भी होना चाहिए। सास मन में सोचती है कि कुछ दिनों में मैं खुद ही पल्ला रखने से मना कर दूंगी, फिर समझेगी कि मेरी सास देवी है, देवी। लेकिन ये क्या, अगले रोज, बहू ये क्या पहना है? शर्म नहीं आ रही तुझे? कैसी शर्मा जी? सारा तो ढका है। जींस का रंग ठीक नहीं लग रहा है क्या आपको? और ये टी शर्ट ज्यादा टाइट लग रही है क्या? बहू तुझे साड़ी पहनकर रहने को कहा था ना, तू तो पूरी नंगही पर उतर आई। सासू माँ, मैं कपड़ों से गिरी तो आप जबान से। गिरे तो हम दोनों ही हैं। बहू वहां से चली जाती है। सास के तो पानी सर से ऊपर चढ़ रहा था। वो सोच लेती है कि वो बेटे से बात करेगी कि ऐसा तो नहीं चलेगा। बेटा राजेश, देख तेरी बीवी बहुत मनमानी कर रही है। उसे बोल ये मेरा घर है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। माँ, मैं भी तुझसे बात करना चाह रहा था। वो क्या है ना माँ, तू ऐसी तो नहीं थी। तुझे तो शौक था कि तू बहू को बेटी की तरह रखे, फिर क्या हो गया? बेटा और माँ बात कर रहे होते हैं कि पड़ोसन आ जाती है। विमला बहन, 2 रोटी खिला दो, सुबह से भूखी हूँ, बहू ने खाना ही नहीं बनाया। अरे रमा बहन, कैसी बहुएं हैं, सास को मारने पर तुली रहती है। रुको बहन, देती हूँ खाना। सास उठ रही होती है कि बहू आ जाती है। ये लीजिए रमा आंटी, खाना खाइए। और ये टिफिन, इसमें भी खाना है, मीरा को दे दीजिएगा। वाह जी वाह, बड़ी आई मीरा की फिक्र करने वाली। अरे मीरा बहू इतनी ही अच्छी होती तो रमा बहन को हम लोगों के घर खाना मांगने नहीं आना पड़ता। बड़ी आई मीरा के लिए खाना पैक करने वाली। एक रोटी तो सास को वो खिला नहीं सकती। और क्या बहन जी, सही बोल रही हो। लेकिन ये बहुओं का भी ना ग्रुप बना हुआ है, सब उसी में सास की बुराई करती रहती है और खुद की प्रशंसा। माँ जी, मीरा ने खाना क्यों नहीं बनाया? जरा ये बात भी तो रमा आंटी से पूछ लीजिए। मीरा को बच्चा होने वाला है। आज सुबह से वो दर्द से तड़प रही है, लेकिन आंटी तो चाहती है कि बच्चा घर में ही हो जाए, उन्हें उसे अस्पताल भी ना ले जाना पड़े। हाँ, तो हमने 4 बच्चे पैदा किए हैं, वो भी घर में, समझी? डॉक्टर ना बन ज्यादा। और हाँ, दर्द में भी हमने अपनी सास को खाना दिया है। अब तो सास को पड़ोसन पर गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तो ये मामला है। बहू जा गाड़ी निकाल, मीरा को हम लेकर चलेंगे अस्पताल। अरे शर्म आनी चाहिए रमा, बहू दर्द से कांप रही है और तुम्हें रोटी खाने की पड़ी है। बहू निकाल गाड़ी। बहू को सास का ये रूप देखकर खुशी होती है। वो समझ जाती है कि सास में कमी नहीं है, कमी उन्हें सिखाने पढ़ाने वालों में है। लेकिन अब ऐसे लोगों से बहू कैसे निपटे? फिर अगले रोज, अरे विमला बहन, रमा बहन के साथ क्या कर दिया?
आप लोगों ने तो उसका परिवार ही तोड़ दिया। पता है रमा बहन का बेटा उससे बात भी नहीं कर रहा, बोल रहा था कि आपने उसकी बहू को भड़का दिया। ये क्या हो गया? देखो बहन, बहू तो तुम्हारे घर में भी है, कल को कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे तो बहुत गलत लगेगा ना तुम्हें। अरे कैसी बात कर रही हो? पता भी है बहू पेट से थी, पूरा समय था, लेकिन अस्पताल नहीं ले जा रही थी रमा उसे। अरे कल को बहू का कुछ हो जाता तो? जो भी था सास बहू का मामला था, तुम क्यों पड़ी बीच में? अब तुम्हारी बहू कुछ गलत करेगी तो ना आना समाज में मदद मांगने, हम नहीं करेंगे तुम्हारी कोई मदद। और कैसी बात कर रही हो बहन, हमने भी तो बच्चा पैदा किया है, और क्या हो जाता? ज्यादा से ज्यादा मर जाती तो दूसरे ब्याह लाता ना उसका बेटा, लेकिन तुमने ये ठीक नहीं किया। तभी बहू आ जाती है। वाह आंटी जी, क्या बात कही है। आपकी तो 3 बेटियां हैं ना, तीनों ही राज कर रही हैं ससुराल में। सुना सास को वृद्धाश्रम भेज दिया है और हमारे घर में आग लगाने आई हैं। माँ जी, आप ऐसे लोगों की बात ही ना सुनिए। हम हमारे घर में मिलकर रहेंगे तो बाहर वालों की अपने आप बोलती बंद हो जाएगी। बिल्कुल सही बहू, वैसे भी थोड़ी बहुत नोक झोंक तो हर घर में होती है। तू मेरी बहू नहीं बेटी है। अच्छा बहन जी, मुझे तो पता चल गया कि बहुओं को लगाम नहीं, आजाद करने की जरूरत है, जिससे घर में शांति और प्यार बना रहे। आप कब समझ जाएंगी ये बात? अरे ओ नास पीटी, खाना बनाने को क्या और 365 दिन जाएंगे हैं? देखे मनमोहन जी, वर्षा बहू ने अब तक खाना नहीं बनाया। मैं तो कहती हूँ हमें अभी इसके प्रति और सख्त रवैया अपनाना होगा। अरे यह क्या, मैं कब से कुछ कह रही हूँ आपको। अरे घुस ही जाइए ना अब एक बार के लिए उस न्यूज़पेपर में। अब क्या कहूँ, दिन भर तुम्हारा मुंह किसी नॉन स्टॉप टेप की तरह बजता ही रहता है, इसलिए अब मैं तुम्हारी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। सासू माँ, ससुर जी, खाना बन गया है, आप दोनों हाथ मुंह धो लीजिए, मैं परोसती हूँ। इतना टाइम सो रही थी क्या रसोई में? अरे एक उबले हुए आलू को काटने के लिए भी तुझे 1 घंटा लगता है। कछुआ भी तुझसे ज्यादा तेज है। ओजस्विनी के 2 बेटे होते हैं, बड़ा बेटा विराज और छोटा बेटा आकर्ष। बड़े बेटे की शादी वर्षा से हुई होती है। ओजस्विनी पूरे घर में सब पर अपनी चलाती है और हर किसी को दबाव में रखती है। स्वभाव की भी बहुत कठोर होती हैं। ओजस्विनी के इस बर्ताव के कारण वर्षा ने अपनी इच्छाओं का बलिदान दे दिया था और हमेशा से ही वो अपनी सास की हाँ में हाँ मिलाते आई थी। वर्षा बहुत ही मासूम और सीधी सादी होती है, जिसका ओजस्विनी और भी जम के फायदा उठाती है। ओ 2 हंसों का जोड़ा, हैं? कहाँ चले तुम दोनों? माँ, वो आज वर्षा का जन्मदिन है ना, इसलिए उसे ज़रा बाजार ले जा रहा हूँ। अब घर पर तो आप मनाने देंगी नहीं। अच्छा, बहुत प्यार उमड़ रहा है अपनी बीवी पर, हैं? अरे इतना ध्यान इस कलमुही में देने से अच्छा अपने कारोबार में दे। और तू हीरोइन बन के लाल लिपस्टिक लगा के निकल पड़ी अपने पति परमेश्वर के संग, हैं? पता है ना, आज शाम को तुझे मेरे साथ बाजार जाना है। वहां मेरा सामान कौन पकड़ेगा? तू ही ना। और तू विराज, तुझे अगर बाहर जाकर खाना पीना घूमना है ना तो चला जा अकेला, ऐसे मत ले जाया कर। वर्षा का मन बहुत उदास हो जाता है। ओजस्विनी उससे खूब काम कराती है और वर्षा काम करते वक्त खूब रोती है। थोड़े दिनों बाद छोटे बेटे आकाश की शादी रिम्पी से हो जाती है। रिम्पी के आते ही ओजस्विनी घर में और कठोरता से पेश आती है। और रिम्पी बहू, तुझे मैं पहले से ही समझा दे रही हूँ, इस घर की मालकिन मैं हूँ और इस घर में जो कुछ भी होगा, चाहे वो कितनी ही छोटी बात हो या बड़ी बात, उसका फैसला मैं लूँगी। और तुम दोनों बहुएं अपना अपना काम सही से करोगी तो फायदे में रहोगी। ठीक है सासू माँ, समझ गई। मैं आपको शिकायत का मौका ही नहीं दूंगी, लेकिन आप भी ना मुझ पर खामखा चिल्ला नहीं सकती फिर। रिम्पी समझ जाती है कि ओजस्विनी कितनी सख्त और कड़क स्वभाव की हैं। रिम्पी फिर भी वर्षा जितनी शांत नहीं होती, उस सास को सही जवाब देना जानती है। अब ओजस्विनी जैसे वर्षा के साथ पेश आती, वैसे ही नई नवेली बहू रिम्पी के साथ भी पेश आने लगती है। दोनों जेठानी देवरानी के बीच इतनी दोस्ती नहीं हो पाती क्योंकि ओजस्विनी उन्हें दिन भर काम में व्यस्त रखती हैं, जिस वजह से वो दोनों चैन से सांस तक नहीं ले पाती।
ओजस्विनी अपने बेटों और पति को भी बस किसी न किसी काम में लगाती रहती और खुद आराम से रहती। फिर एक दिन वर्षा देखती है कि रिम्पी ने विराज से कुछ खाने के लिए मंगवाया है। ये लो रिम्पी, तुम्हें तो नुक्कड़ वाली कचौड़ियाँ खानी थी ना, खाओ अभी। एक्स्ट्रा चटनी भी लाई है जैसे तुमने कहा था। थैंक यू सो 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 मच जेठ जी। मुझे कब से मन था इन कचौड़ियों को खाने का। फाइनली मैं इन्हें खा पाऊंगी। रिम्पी और विराज को इतना करीब आते देख वर्षा को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही रिम्पी वर्षा का सीधापन देख उसका फायदा उठाते हुए कुछ न कुछ ऐसा करती ही रहती जिससे वर्षा और भी गुस्सा हो और उसके अंदर की शांत वर्षा एक गुस्सेल वर्षा में बदले। ऐसे ही एक रोज रसोई में दोनों काम कर रही होती है, तभी रिम्पी जानबूझकर वर्षा की साड़ी पर अचार डाल देती है और उसकी साड़ी खराब कर देती है, जिससे वर्षा गुस्से से तिलमिला उठती है। रिम्पी, जब से आई हो तब से देख रही हूँ, बस मेरे लिए सर दर्द बनती फिर रही हो, मुझे दुख दर्द और गुस्सा दे रही हो। तभी रिम्पी अचानक से वर्षा के गले लग जाती है और वर्षा को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है। आई एम सॉरी दीदी, लेकिन मैंने आपको जानबूझकर परेशान किया ताकि आपके अंदर का शांत ज्वाला एक दिन ऐसे ही फटे कि बस तबाही हो जाए। आपको पता है लोग आपका फ़ायदा क्यों उठाते हैं? स्पेशली सासू माँ, क्योंकि आप बहुत सीधी हो, भोली हो। लेकिन वर्षा दीदी, अगर हम यूं ही सीधे बैठे रहे ना तो हमारी सास हम सबको खा जाएगी। पागल हो क्या तुम? हाँ हूँ मैं पागल। देखिए, मैं अकेली उन्हें टक्कर नहीं दे सकती। अगर हम दोनों बहुएं साथ मिलकर टीम अप कर ले तो जब मुरझाया हुआ फूल ताज़ा हो जाए, यानी कि आप शांत से एकदम सख्त हो जाओ, तो फिर वो अपना राज कहीं चला ही नहीं पाएगी। ये तो तुम सही कह रही हो रिम्पी। मैं हमेशा से ही सासू माँ की हर बात को मानती आई हूँ। वो पहले से ही सबको अपना गुलाम समझती हैं। उनके सामने यूं भीगी बिल्ली बनकर रहें तो वो समय के साथ हम पर और भी राज करेंगी। दोनों जिठानी देवरानी के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और अब वो दोनों तय करती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो दोनों अब और नहीं सहेंगी और ना ही अपने पतियों को और ससुर को सहने देंगी। फिर अगले दिन जब जिठानी वर्षा के मायके वाले यानी माँ बृंदा, पापा विनोद और वर्षा का छोटा भाई इंदर बिना बुलाए उसके ससुराल चले आते हैं, तब अरे समधन जी, समधी जी, इंदर, तुम तीनों यहाँ कैसे मुंह उठाकर आज हैं? वो दरअसल हम ना यहाँ बरेली में माता की मंदिर आए थे, तो सोचा चलो क्यों ना वर्षा बिटिया को भी मिल लिया जाए और आप सबको प्रसाद भी दे दिया जाए। वर्षा बिटिया, ये ले, सभी को प्रसाद बांट दे। वर्षा सबको प्रसाद बांटती है। ओजस्विनी को वर्षा के मायके वालों का यूं बिन बुलाए आना अच्छा नहीं लगता और वो पहले से ही उसके मायके वालों से नफरत करती है क्योंकि वो लोग गरीब होते हैं। जब वर्षा अपने मायके वालों के लिए कप में चाय लाती है तभी ओजस्विनी उसे रोक लेती है। रुक जा वर्षा बहू, तू अपने मायके वालों को इन चीनी मिट्टी के कप में चाय नहीं दे सकती। रेम्पी बहू, जाकर इन सबको कागज के कप में चाय दे दो। और आप तीनों उठिए और हमारे बरामदे में रखे पटल पर जाकर बैठिए। आप लोग इस सोफे पर नहीं बैठ सकते क्योंकि इस घर में बैठने और चाय पीने की तो क्या कदम रखने की भी हैसियत नहीं है आप लोगों की। वो तो शुक्र मनाइए मेरे बेटे विराज को कि आपकी लड़की पसंद आ गई। वर्षा अपनी और अपने मायके वालों की बेइज्जती होते देख बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो आखिरकार आवाज उठाती है। बस सासू माँ, बस बहुत हुआ आपका नाटक। सालों से मैं बस सहती आ रही हूँ। मैं ही नहीं, इस घर में रह रहे सभी सदस्य, सबका जीना दुश्वार कर रखा है आपने। अरे आप जैसी सासू माँ और बीवी होनी ही नहीं चाहिए। मेरे माँ, पापा और भाई की बेइज्जती करते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आई? भूल गई आप? आपके हर एक दुख सुख में मैं आपके साथ रही हूँ। रात रात भर जाकर आपकी सेवा की है। आपकी एक पुकार लगाते ही भागी दौड़ी चली आती हूँ मैं, और उस सब का सिला आप मुझे ये दे रही हो। सही कह रही है वर्षा दीदी, हम सब आपके नौकर नहीं है, रिश्तेदार हैं। ये हिटलरगिरी आप हम पर नहीं चला सकती और अब तो हम सहने वाले भी नहीं है। बहुत हो गया। शादी को वैसे भी 44 साल पूरे हो गए हैं, फिर भी आज तक तुम मुझे अपना सेक्रेटरी ही मानती हो और वैसे ही मेरे साथ पेश आती हो। हर जगह मेरा अपमान करती आई हो।
कहने को तो हम आपके बच्चे हैं, लेकिन आपने तो कभी हमें ममता वाला प्यार दिया ही नहीं, बस सख्ती से ही पेश आई हो। हर चीज के लिए रोक टोक, ये मत करो वो मत करो। अरे सौतेली माँ भी इतनी बुरी नहीं होती। लेकिन बस अब और नहीं, अब हम सब आपका एक भी हुक्म नहीं पालेंगे। अब आपका सिंहासन गया। तभी ओजस्विनी डर जाती है और कहती है, अब बाबा मुझे माफ कर दो, मैं आपसे बुरी नहीं अच्छी बनूंगी। मैंने बहुत गलत किया तुम सबके साथ, अब मुझे समझ में आ गया। जेठानी और सभी घरवाले ओजस्विनी के इस आंसुओं से पिघलते नहीं, बल्कि उसी की तरह कठोर बनकर उसे सबक सिखाते हैं। धीरे धीरे वक्त के साथ ओजस्विनी भी ठीक हो जाती है और वो सबको प्यार देती है। वर्षा दीदी, आपने तो सच में कमाल कर दिया। आप तो फायर निकली। #मेरी दबंग जिठानी।